धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी कल 25 जनवरी 2023 104वां अवतार दिवस परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का है और आज उस अवतार दिवस की एक पूर्व संध्या है। तो आप सभी साथ संगत को, हजूर महाराज जी को, शाही परिवार को, परमपिता जी के परिवार को, समूची सृष्टि को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शहनशाहों के शहनशाह वाली दो जहान के अवतार दिवस की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी को लाख लाख बधाइयाँ हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी एज यूजुअल ये बड़ा दुखद विषय है कि एक बहरूपिया पापी कह सकते हैं, नीच किस्म का आदमी जो इस पवित्र दिन पे ऐसा दिन मुकद्दस जो इतिहास में युगों युगों तक मनाया जाएगा, उस दिन पे गंदगी बिखेरने आया हुआ एक साजिश के तहत, तो उस से संबंधित हम चर्चा रेगुलर कर रहे हैं और करते रहते हैं और सावधान भी करते हैं और बच के भी रहना है हमें इन सब से। तो इन सब के बीच आज एक सफाई अभियान कल हुआ और उस सफाई अभियान के होने में और उसके बाद क्या क्या हुआ या उस दौरान क्या क्या हो रहा है, किस किस रूप में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज ख़ास तौर पे। और 2 दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कैसे एक क्राइम की जो सेंस होती है, खुशबू होती है, वो कैसे एक समझदार आदमी अपराध कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भांप जाता है। कल का सफाई अभियान है और हुआ, देखने में सफाई अभियान है, बड़ा जोर लगाया, सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब के साथ साथ और क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। शुरुआत से समझिए। भी पैरोल हुई है। पैरोल क्या, सबसे पहले तो ये भी इनको डेरे के एंड से लगा लो, सरकार के एंड से भी हजूर महाराज जी का एक बहरूपिया उतारना पड़ गया मैदान में। भी हजूर महाराज जी की कॉपी है, एक बहरूपिया बना के, मास्क लगा के, नकली दाढ़ी मूंछ लगा के, जिस तरह भी है, आवाज़ के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके और ये सब करके एक बहरूपिया मैदान में उतार दिया। भी ये हजूर महाराज जी की छवि को ख़राब करेगा, गंदगी परोसेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी और इस सब के लिए एक प्लानिंग हुई होगी। ऑब्वियसली वो सरकार के लेवल पे भी कुछ लोग शामिल हुए होंगे। कौन शामिल हुआ कौन नहीं हुआ, लेकिन इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनके शामिल हुए बिना ये काम हो नहीं सकता। और सबसे पहला है जेल सुपरिटेंडेंट, दूसरा है जेल मंत्री और तीसरा है पुलिस अधीक्षक रोहतक। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिसकी सहमति के बिना ये काम नहीं हो सकता। और अगर इस जिम्मेदारी तय की जाएगी तो चौथा व्यक्ति जो पाया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट जज रोहतक होगा, जिसकी जिम्मेदारी इस चीज़ को देखने में आएगी भी अगर ऐसा इतना सब कुछ हो रहा था तो उसने संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस सब के बाद ऊपर के अधिकारी हैं वो बच सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उनकी जवाबदेही होगी। चलो ये तरफ एक उतार दिया। अब प्लान के मुताबिक देखो, भी एक यूपी वाले को उतारा गया और किस लिए, भी हजूर महाराज जी के चरित्र को झूठा साबित करने के लिए, घटिया साबित करने के लिए। एक तरफ सरकार का प्लान क्या भी है, लेकिन एक प्लान ये चल रहा है जहाँ पे ये हजूर महाराज जी के चरित्र को घटिया साबित करेगा और उस ट्रैक पे काम कर रहा है। दूसरे प्लान पे काम चल रहा है भी ये किसी तरह ये मार दिया जाए और एक पंजाब में एक सांप्रदायिक माहौल दंगों का खड़ा कर दिया जाए। तीसरे प्लान पे काम चल रहा है भी इसके जरिए क्यों ना सारे कागजात साइन करवा के, सब कुछ करा के डेरा अपने नाम कर लिया जाए। ठीक है। चौथा प्लान चल रहा है भी क्यों ना इसके जरिए किसी बड़ी साजिश को और अंजाम दिया जा सके। और पांचवा जो सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं भी क्यों ना इसके जरिए डेरा की साथ संगत में एक जबरदस्ती का पखंडवाद घुसा के हिंदूवाद के नाम पे
पखंडियों वाले रास्ते लगा के हम डेरे की संगत को हिंदूवाद के नाम पे इलेक्शन में वोट ले लिया जाए या वोट बेच दिया जाए। तो सारे पैटर्न पे लगातार काम चल रहा है। अब क्योंकि इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट भागीदारी है सरकार की, तो सरकार का प्लान सबसे प्राइमरी चल रहा है। इसके बाद सबका प्लान धीरे धीरे आगे काम करेगा। सरकार के प्लान के मुताबिक पॉसिबली जो दिखाई दे रहा है वो ये है भी, एक तरफ क्योंकि वो हुजूर महाराज जी के चरित्र को इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों के मन से निकाल नहीं सके, इसलिए वो एक तरफ तो चरित्र खराब करने की प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ वो जो संगत डेरे की है उसको एक हिंदूवाद के नाम पे पखंडियों के रास्ते लगा के और फालतू की देवी देवताओं की पूजा में लगा के हिंदूवाद के आसरे वोट लेने का काम भी सरकार के लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे रूलिंग पार्टी के। तो ये प्लान तो चल रहा है, लेकिन इस सब प्लान में जो बाकी के प्लान्स हैं, जो आपराधिक साजिशें हैं, दंगा कराना, कुछ कराना, ये सब कुछ, ये सब नीचे लोकल पॉलिटिशियंस को या कह सकते हैं आपराधिक जो एजेंसियां हैं, दूसरे देश की एजेंसियां हैं, दुश्मन देश की या आतंकवादी संगठन है, इस तरह की चीज़, वो सब चीज़ें इसका उनको मालूम है भी सरकार की ये नीड है और सरकार ये गलती कर चुकी है। उसके बाद वो अपना बराबर इसमें से रोल निकालते हैं। मैनेजमेंट डेरे की क्या करती है, क्योंकि ये लालची हैं, बेवकूफ़ हैं और या फिर कहें ज़रूरत से ज़्यादा शातिर हैं, तो इनका पेट नहीं भरता। पेट नहीं है इनका, सुरसा का मुंह है जो भरता ही नहीं है। तो क्या है कि इन्होंने सबसे सेटिंग बना ली, इधर सरकार से भी, उधर अपराधियों से भी, मतलब मीडिया से भी, सबसे सेटिंग बना ली। अब सेटिंग सबसे बना के सबसे पैसे खा रहे हैं, नेताओं से, प्रत्याशियों से, अलग अलग पार्टी के लोगों से, तो सबसे पैसे खाने का कारोबार इन्होंने चला लिया। अब ये गए उलझ गए, या यूँ कह लो भी सबको एक साथ टोपी पहना रहे हैं और सबसे खा रहे हैं लेके। लेकिन उस सब में आप दुश्मन कौन बन रहा है? दुश्मन बन रही है संगत सबकी एक साथ। आपके हिसाब से सफाई अभियान हो गया और बड़ा प्लान था जी, संगत ने सरप्राइज़ दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी था, लेकिन एक्चुअल में क्या था ये? अब मैं आपको समीकरण दिखाता हूँ, आप उसके हिसाब से कहानियाँ जोड़ना, मतलब पॉसिबिलिटीज़ जोड़ना, फिर आपको समझ में आए भी इतनी सिंपल चीज़ें नहीं होती। हालांकि इस तरह की कहानियाँ आपको फिल्मों में भी कमी मिलेंगी, पर रियल लाइफ में कहानियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में जब आप एक कट्टरपंथी संस्था एक तरह से कहलाते हो और दूसरा जब आपके दुश्मन जो कहते हैं वो भी एक कट्टरपंथी हों, तो ऐसे में ये सारा बैलेंस कैसे बनेगा वो है। पंजाब में एक माहौल है और इस माहौल के तहत एक उनके जो कुछ लीडर्स हैं वो जेल में बंद हैं, जो 25-30 साल से बंद है। मतलब 1995 के दौर में उस समय जो सज़ा होती थी वो 14 साल की, 15 साल, इस तरह की सज़ा होती थी, और अब वो 25 साल हो गए हैं, या 10 साल की सज़ा होती थी से, तो 25-25 साल, 27 साल, 32 साल, इतना टाइम हो गया, लेकिन वो जेल से लोग रिहा नहीं हो रहे हैं। इवन उनको पैरोल भी नहीं मिलती है। पैरेलल एक एजेंडा ये चल रहा है, मतलब एक उनकी डिमांड्स हैं भी, यार उनको तो छोड़ दो, तो हमारे लीडर्स हैं। दूसरी तरफ क्या चल रहा है भी, एक उनको लगता है भी गवर्नमेंट जो है वो सिख लीडर्स के साथ पार्शियलिटी करती है। तो लीडर्स के साथ पार्शियलिटी का मतलब होता है कि आप पूरी कम्युनिटी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हो। तो ये पार्शियलिटी जब चल रही है उनको लगता है, तो पैरेलल उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, वो खालिस्तान बना दो जी हमारा भी, ये उनकी पैरेलल डिमांड है। तो उसको लेके एक अलग आउटरीच कह लो, अलग मूवमेंट चलता है, इसे खालिस्तान मूवमेंट कह देते हैं, जिसमें अभी कई एक्टिविस्ट फिलहाल इंडिया में भी एक्टिव हैं, बाहर के देशों में तो ज़्यादा चलते हैं। तो ये पैरेलल चल रहा है। अब ऐसे में तीसरा जो मुद्दा बीच में घुस गया वो गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का, और उसमें जो पुलिस ने कागज़ तैयार किए उसमें उन्होंने पिताजी का नाम भी डाल दिया। अब उनको बाकियों तो 3-4 लोग तो मार दिए उन्होंने, 4-5 लोग, अब बाकियों को वो सोचते हैं भी इनको भी मार दिया जाए। और ये कोई ऐसा नहीं है भी एक कोई कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक प्रॉपर मतलब क्रिमिनल सर्कल को या सिंडिकेट को मेंटेन करने के लिए भी ये काम होते हैं, जिसमें एक मोटिव दिखाया जाता है हमेशा, ताकि लोग इसमें जुड़ते चले जाएं, आगे से आगे ये चेन बनती चली जाए। अब ये पैरेलल पंजाब की सिचुएशन है। पंजाब इस समय पे हाई अलर्ट पे। आज भी एक चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक बम की सूचना की खबर है, और उसके बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स खाली कराया गया, सैनिटाइज किया गया, सब कुछ है, और उसके बाद एक नया अलर्ट जारी हुआ भी, जो कोर्ट्स को शायद टारगेट किया जा सकता है। तो ये पैरेलल
चल रहा है। और अब आ जाओ इधर भी, जब ये सारा कुछ इस तरफ इतना स्ट्रेस है, टेंशन में खड़ा है सारा सिस्टम पंजाब के अंदर, तो पैरेलल क्योंकि डेरा एक तरह से सिखों के राइवल देखा जाता है सोशली, ऐसे समय पे सरकार एक बहरूपिये को पिताजी का चेहरा बना के पैरोल भी देती है, और वो ऐसे बेतुके तरीके से, असामाजिक तरीके से समाज में उतरता है जो समाज के कानून या समाज की सभ्यता के खिलाफ हैं। उस तरह से वो उतरता है जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें कोई मतलब ये नहीं है भी इनटॉलरेंस होगा या लड़ाई होगी, कुछ होगी, लेकिन सीधा सीधा भी एक तरफ से लोगों को गुस्सा दिलाना, उकसाना है। तो ये भी पैरेलल चल रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब एक आदमी पहले से आक्रोशित हो और उसे गुस्सा दिलाया जाए तो वो कोई गलती करता है या कोई बड़ा स्टेप्स बिना सोचे समझे उठा लेता है। तो पॉसिबली ये जो यूपी वाले का आना है ये इसी तर्ज पे भी दिखता है। सेकेंडरी, अब उनको पता है भी, क्योंकि ये बात पुलिस को पता ना पता हो, लेकिन आजकल क्रिमिनल्स को पुलिस से ज़्यादा पता होता है। अब क्योंकि पुलिस का तो नेटवर्क सिस्टम है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, जबकि क्रिमिनल्स का कोई ऐसा ऑफिशियल सिस्टम नहीं होता। उनका कम्युनिकेशन पुलिस से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी होता है। अभी क्या है कि उनको पता है भी सरकार ने अपनी नीड पे ये काम कर तो लिया, लेकिन अब सरकार इससे भाग नहीं सकती, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। यूपी वाला आया लगभग 21-22 तारीख को, आज कितनी 24 तारीख है, तो 23, 22, 21 शायद 3 दिन हुए, तो 3 दिन हुए, 21 को शायद आया था। अब 21 तारीख को यूपी वाला आया, उसके उस टाइम तक सात संगत से किसी से कोई बात हुई कि भाई सफाई अभियान रखना है नहीं रखना, कोई संगत कहीं कोई चर्चा नहीं थी। 22 तारीख को इन्होंने अचानक से सलामतपुरा में बड़ी मीटिंग बुलाई, या 21 को शायद बुलाई या 22 को बड़ी मीटिंग सेवादारों की बुलाई, 21-22 के आसपास। इधर से बुदरवाली में बुलाई, अलग अलग जगहों पे, सिरसा में भी बुलाई, बड़ी मीटिंग बुलाई गई 21 को। या उसके बाद 21 की रात को 11 बजे गुड़गांव से मैसेज लगता है, ख़ास तौर पे एनसीआर रीजन में, कि भी आओ जी और मीटिंग है। तो रात को 2 बजे मीटिंग होती है। डेरे के ही जिम्मेवार 2 बजे आसपास के रोहतक, झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सारे, उसके बाद अम्बाड़ा तक भी कह लो, कुरुक्षेत्र, यहाँ के जिम्मेवारों को बुला के रात को 2 बजे ये ऑर्डर देते हैं भी ये डेरे का ऑर्डर है और आप सफाई अभियान की तैयारी करो, कल संगत सफाई अभियान में पहुंचनी चाहिए, परसों हर हाल में। अब एक प्लान ये हुआ, लेकिन साथ में ये भी बोला ये अनऑफिशियल होगा और आपके लोकल लीडर्स जो हैं उनको आपने शामिल करना है, किसमें, बातचीत में, लाइव के दौरान। और ये सब ऑर्डर दिया गया रात को 2 बजे 21 तारीख की रात को। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन एक महानुभाव, अब इसको पुलिस की निगाह से देखना शुरू करो आप, अपने आप मतलब ऐसे मत देखना डेरे की निगाह से, पुलिस की निगाह में। डेरे की मैनेजमेंट ऑर्डर देके खुद एक सफाई अभियान प्लान कर रही है 21 तारीख की रात को 2 बजे गुड़गांव नाम चर्चा घर में मीटिंग करने के बाद। सुबह जो लाइव चलता है उसमें सिरसा से एक आदमी बोलता है कि जी ये हमने सरप्राइज प्लान किया था, ये हम आपको गिफ्ट है और आपको एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है भी आप सुबह 10 बजे इस सफाई अभियान की शुरुआत करें। आप ये समझ लो भी जो लोग इसे यूपी वाले को असली समझ रहे हैं, पहली बात तो किसी की इतनी औकात नहीं थी डेरे के अंदर भी जो पिताजी को ऑर्डर दे दे। वहाँ रिक्वेस्ट होती है और संत के सामने जब आप शिष्य हैं तो अर्ज करते हैं, सतगुरु की मर्जी है वो करे ना करे, लेकिन क्या, क्योंकि ये कौन सा सतगुरु है और इसकी कौन सा कोई डिग्निटी है, स्वाभिमान है, तो ये तो भैया पालतू कुत्ता है, विचारों पे नाचेगा, जैसा कहोगे वैसा करेगा। अब ये तो तैयार ही बैठा था। अब उसने बोला भी सुबह 10 बजे तैयार रहियो भाई, सफाई करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे है कि सफाई अभियान करवा कौन रहा है, पुलिस की कैटेगरी से आप देखना शुरू, पुलिस की निगाह से देखना भी सफाई अभियान का ऑर्गेनाइजर कौन है। यूपी वाला बोलता है जी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, संगत ने मेरे को सरप्राइज देना था, पहले से प्लान था। अभी उस दिन बोल रहा था कि ये इन्होंने अभी बताया मुझे तो पता ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे बोलता है जी इनका पहले से प्लान था, फिर बोलता है सरप्राइज है, फिर बोला जी उसके आने की खुशी में सफाई अभियान संगत ने प्लान किया है। मतलब अलग नहीं रहा हूँ। अब सेकंड स्टेप पे क्या डेरा इसे, जी तो थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो क्या अभी डेरा इसे प्लान करा रहा है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेरा की मैनेजमेंट में इस
किसने डेरा की मैनेजमेंट ने इसमें ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? तो डेरे की मैनेजमेंट ने भी ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं की भी सफाई अभियान डेरे की तरफ से करवाया जा रहा है। तो क्या था कि इसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जिस आदमी ने माइक पे बोला कि भाई 10 बजे सुबह अभियान है जी और हमने प्लानिंग करी है, हमने आपको सरप्राइज़ देना है और आप तैयार रहना 10 बजे। तो 10 बजे तैयारी के साथ मैदान में उतरे। अब ऑर्गेनाइज़र कौन है? ना तो डेरा है ना ही यूपी वाला है, और दुनियावी भाषा में डेरे का इस सफाई अभियान से कोई रोल नहीं है। अब सेकेंडरी क्या हुआ, जो जो जानकारियाँ हमारे पास पहुँची भी, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा में प्लान हुआ, यूजुअली थोड़ा बहुत दिल्ली का कह सकते हैं एरिया, लेकिन ज़्यादातर ये हरियाणा में प्लान हुआ। और इसमें क्या था भी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, संगत तो सारी जगह ही हैं। लेकिन आप सोचो पंजाब में मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, मानसा, सलाबतपुरा, ये सब जो इलाके हैं, इन इलाकों से संगत उठ के रोहतक, भिवानी, झज्जर के गांव शहर यहाँ पे पहुंची सफाई करने। मतलब इस लेवल पे काम हुआ। लेकिन गांव के स्तर पे भी सफाई करने लोग पहुंचे हैं, मतलब ये भी जानकारी मिली। पैरेलल जो नौटंकी हुई है वो तो 4 घंटे मैंने सुना तो है नहीं, लेकिन देखा है भी 4 घंटे सब बातचीत वगैरह चली है यूट्यूब पे, जो जितना मोटा मोटा चेक की है। अब आप सोचो भी मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, मानसा से बंदा रोहतक, भिवानी, झज्जर क्यों भेजे? या इनको तो यहाँ बुला लेते। यूपी वालों को उधर से नज़दीक पड़ता था, राजस्थान झुंझुनू वाला एरिया, महेंद्रगढ़, नारनौल, उस तरफ से उन लोगों को नज़दीक पड़ता था, उनको भेजा जा सकता था। लेकिन इधर पंजाब से मुक्तसर, मोगा से उठ के लोग जाएंगे रोहतक, झज्जर तक, तो कितना लंबा रास्ता है उनके लिए। लेकिन आप इसको पुलिस की निगाह से देखना, ऑर्गेनाइज़र कौन है मालूम नहीं, सिर्फ एक आदमी जिसने भीड़ के बिहाफ पे बोल दिया कि जी कल सफाई अभियान रखा है। किसने नेताओं से कांटेक्ट किया, किसने क्या किया, गुड़गांव के रात 2 बजे की मीटिंग में तय हो गया। वो मीटिंग किसने लीड की वो आप समझदार हैं। तो ये जितने भी वो एक नाम रखा ना पीएचडी, यूपी के पीएचडी, तो ये पीएचडी चल रहे हैं अपने तरीके से। अब इधर से पब्लिक सुबह आधी रात को संगत पंजाब के एरिया से बसें बुक करा करा के चल रही है। तो करीब 9-10 बजे उन्हें पहुंचना है वहाँ पे। तो अब 9-10 बजे तक जहाँ भी वो लोकेशंस थी वो पहुँचे होंगे जैसे तैसे। दिया क्या क्या, किसी को गांव में कोई कम्युनिटी है, मतलब जैसे सरकारी डिस्पेंसरी होती है, किसी को सरकारी स्कूल दे दिया, इस तरह से छोटे छोटे जोन दे दिए। अब वो किसी खाते में ही नहीं है भी, पहले सफाई से पहले कैसे थे, बाद में कैसे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब सफाई अभियान ख़त्म हुआ, यूपी वाला 10 बजे से शुरू हुआ, तो करीब करीब बोला जी 4 घंटे 5 घंटे में सब कुछ चकाचक कर दिया। तो मतलब आप लिटरली मानो भी 10 बजे 10:30 बजे शुरू हुआ तो 11, 12, 1, 2, 3 बजे सफाई अभियान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया सारी जगह। हालांकि 5 घंटे लगातार सफाई अभियान इतना नहीं चला, फिर भी मान लेते हैं भी 5 घंटे में सब जगह से सफाई अभियान ख़त्म हो गया। अब रात को जो जानकारी मिली हमारे पास भी, रात को 9 बजे तक 10 बजे तक सांपला से लेके, मतलब जो दिल्ली से निकलेंगे बहादुरगढ़ से जो इधर टिकरी बॉर्डर की तरफ से बहादुरगढ़, सांपला से लेके हांसी तक, क्या है कि जैसे आप ये अमृतसर वाला हाईवे है, इस पे मूरथल में बहुत सारे ढाबे हैं, इस तरह से सांपला से लेके हांसी तक बहुत सारे ढाबे आते हैं। हर एक ढाबे पे बस लगी हुई है संगत की, कोई ना कोई लंगर खाने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए। इंटरेस्टिंग ये है भी, जब गढ़ी में डेरा है, गढ़ी पड़ता है हांसी और रोहतक के बीच में, गढ़ी एक जगह है हाईवे के ऊपर, वहाँ डेरा है। तो डेरे के अंदर ये लंगर चाय की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? संगत वहाँ रुक सकती थी, हाईवे के ऊपर ही है, बिल्कुल अंदर भी नहीं जाना है और अच्छी खासी जगह है। जो काफिले में लोग चलते हैं उनको पता है गढ़ी हर बार अरेंजमेंट होता था, तो संगत जानती है भी संगत का अरेंजमेंट कैसे करना होता है।
लेकिन गढ़ी में कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। और 2 दिन पहले यूपी वाला भाषण दे रहा था अभी सेवा करके लंगर खाना चाहिए वरना नहीं खाना चाहिए। तो आपके पास पॉइंट क्या होगा भी? मोगा मुक्तसर से के एरिया से लोगों को उठा के रोहतक के एरिया में या एनसीआर रीजन में भेजने की बजाय सिरसा फतेहाबाद क्यों नहीं बुला लिया गया? और वहाँ से यूपी और राजस्थान के लोगों को क्यों नहीं भेजा गया उस तरफ? दूसरा भी इनको ये गढ़ी डेरे में खाने पीने या चाय का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? जब रास्ते में डेरा पड़ता है तो वहाँ इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? तीसरा जो बताया संगत ने जो भी थे उनका ये भी कहना था भी जो संगत आई उस तरफ से वापस आ रही थी दिल्ली से, जब दिल्ली के एरिया से जब वापस आ रही थी तो वो ढाबों पे रुकी है, ढाबों पे खा रही है। और ये भी जानकारी आई भी ये इंस्ट्रक्शंस थे भी ये भी आदेश दिया गया था भी आपने डेरे में नहीं रुकना है, प्राइवेट ढाबे जो चलते हैं उन पे रुकना है। तब आप पंजाब से एक मास मूवमेंट पब्लिक की एनसीआर रीजन में, उसके बाद संगत के लिए लंगर पानी की व्यवस्था नहीं है और इसके बाद ये सारी व्यवस्था उनको खुद करनी है और प्राइवेट ढाबों पे रुक के ही खाना खाना है। और उस सब के बाद भी जब 3 बजे सफाई अभियान ख़त्म हो गया तो रात को 9-10 बजे तक रोहतक के अंदर सैकड़ों बसें कर क्या रही थी? अंधेरा था तो क्या कर रही थी? तो ऐसे अब सुबह सुबह संगत के फ़ोन आए, कोई सुबह 4 बजे पहुंचा, कोई सुबह 6 बजे पहुंचा है, कोई सुबह 7 बजे पहुंच रहे हैं, कोई रात को 2 बजे पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे बसें पहुंच रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको क्राइम की सिचुएशन से समझना शुरू कीजिए। भी एक मास मूवमेंट पब्लिक की सफाई अभियान की आड़ में 400-500 किलोमीटर संगत को मूव कराएगा, जबकि वो 100-150-200 किलोमीटर के रीजन में जाके भी सफाई कर सकते थे, लेकिन एनसीआर रीजन में मूव कराया गया। इसके बाद उनको गांव-गांव भेजा गया, जबकि गांव के अंदर कभी सफाई अभियान रखे ही नहीं जाते। शहर के अंदर वो भी एक बार में एक ही शहर को टारगेट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा संगत इकट्ठी एक ही शहर में हो जाएगी तो आसानी से काम होता है और ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन सबको बांटा गया। अब ये सारी बसें दोपहर 3 बजे फ्री हो गई थी तो रात को 9 बजे तक ये रोहतक से निकली क्यों नहीं? क्या रात को अंधेरा होने का इंतज़ार किया गया? इस सब के बाद डेरे का अरेंजमेंट ना करके प्राइवेट ढाबों पे किया गया और उसके बाद देर रात ये गाड़ियाँ बसें पंजाब अपने स्थान पे पहुंची। इन सब के बीच लोगों का ये भी कहना है भी कुछ कारें कह सकते हैं जो गाड़ियों के साथ थी खाली, सिर्फ ड्राइवर के साथ। ऐसे लोगों का भी कहना है कि बसों के पीछे किसी बसों के पीछे कारें भी चल रही थी 40 की स्पीड पे, और जबकि धुंध नहीं थी फिर भी चल रही थी। और शायद पॉसिबली वो जिम्मेवारों की हो, लेकिन उनका कहना था भी हम अनजान लोग थे जो चल रहे थे उसमें। अब संभव है भी क्या इस मास मूवमेंट के आड़ में कोई सामान सप्लाई हुआ हो, कोई सामान का हेर फेर इधर उधर हुआ हो, ये सब भी संभव है। और क्योंकि इसमें आसानी क्या है, संगत है, थकी हुई है, सफाई करके आ रही है। इन सब के बाद जब ऑर्गेनाइज़र डेरा नहीं है, ऑर्गेनाइज़र यूपी वाला नहीं है, या यूं कहें भी पिताजी के ऑर्डर से ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट लेवल पे है, तो भी बैनर लगाए गए हजूर पिताजी और परम पिताजी के स्वरूप खास तौर पे बसों के बैक साइड पे लगाए गए और फ्रंट साइड पे बैनर लगाए गए। फिर इसका मतलब जो वाहन थे उनको आइडेंटिफाई करवाया गया, जबकि डेरा तो उसे लीड नहीं कर रहा था, तो पब्लिक का इंडिपेंडेंट लेवल पे था। तो आइडेंटिफाई की गई बसें जिससे उनकी चेकिंग ना हो, भी पुलिस वालों की निगाह में भी ये हो भी ये तो संगत गई है सफाई करने, कौन सी बड़ी बात है। तो आपको लगे भी जो चीज़ 21 तारीख से पहले प्लान में ही नहीं थी, 21 तारीख की रात को 2 बजे प्लान हुई और उसको एक सरप्राइज बना के अगले दिन एक आदमी प्रस्तुत कर देता है, और उसके बाद एक मास मूवमेंट 500-500 किलोमीटर तक पंजाब से लेके एनसीआर रीजन में होती है, गांव-गांव तक के लेवल पर, जहां पे जरूरत नहीं है, जहां पे सफाई। कितने गांव में कौन सा सीवर ब्लॉक हो रहे हैं जो गांव-गांव सफाई अभियान पहुंचाया था, जबकि एक पर्टिकुलर शहर टारगेट किया जा सकता, लेकिन नहीं किया गया। अब ये सारी मास मूवमेंट क्या संदेह के दायरे में नहीं है? सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से भी ये जानकारी जुटाई गई है भी किस किस शहर किस किस इलाके से कितने कितने लोग गए और कहाँ कहाँ गई बसें।
तो सरकार को क्या है, इसका मतलब क्या उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? तब जब पंजाब में हालात तनावपूर्ण हैं, हज़ारों लोग बसों में ट्रैवल करेंगे, एनसीआर प्राइवेट बसों में ट्रैवल कर रहे हैं एनसीआर रीजन में, और वो वापस अपने एरिया में आ रहे हैं और उनकी कोई सर्विलेंस नहीं है, क्या आपको लगता है सरकार बेवकूफ़ है? आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझें, सरकार बेवकूफ़ नहीं है। असल में एक प्लान तो क्या है भी, नेताओं को खुश करने का लगा हुआ है भी, क्यों ना हम अलग अलग एरिया में भीड़ दिखा के पंजाब, राजस्थान, यूपी से लोग इकट्ठा करेंगे और अलग अलग नेताओं के इलाकों में भीड़ दिखाएंगे। उनको लगेगा भी इसी शहर की पब्लिक है और उनको वोट बैंक दिखेगा तो उनसे पैसे ऐंठ लेंगे भी, आगे तुम्हारे को टिकट दिलवाएंगे 24 के इलेक्शन में, हमारा आप साथ दो, तुम अपने साथ वोटर दिखाओ। तो एक तरफ तो ये चलता है। सेकेंडरी क्या है भी, यूपी वाला बाहर आया तो अपने नेता उसके सामने कैसे हाथ पैर जोड़ते हैं, वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। ये तो हम प्राइमरी प्लान कह सकते हैं। सेकेंडरी, सरकार को खुश करने के लिए हिंदूवाद का एजेंडा चलाएगा, तभी तो बैठे बैठाए हनुमान का भगत बन गया, ये हनुमान जी का भगत बन गया जी। उसके बाद फिर ये वास्तुशास्त्र को चैलेंज करने लग गया, मतलब दोनों तरफ का काम कर रहा है। तीसरा क्या, क्योंकि अब पैरेलल पंजाब में स्थिति तनावपूर्ण है और इन सब चीज़ों को देखते हुए दुश्मन देशों की एजेंसियाँ, वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, उनको भी दिखती है अपॉर्चुनिटी, तो वो पैरेलल प्लान बनाएंगे। इधर से क्या है कि विद्रोह है भी, एक तरफ तो इतनी पैरोल पे पैरोल दिए जा रहे हैं और एक तरफ 37 साल बाद, 32 साल बाद आप उनको रिहा तो क्या करना है, पैरोल भी नहीं देते, मतलब उनका भी बोलना जायज़ है। तो इस सारी सिचुएशन में क्या आपको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है? क्या सरकार मूर्ख है जो जरा से संदेह के दायरे में केंद्रीय मंत्री अपनी रैलियां रद्द कर देते हैं अगर जरा सा भी इंटेलिजेंस का इनपुट आ जाए? जब इतनी बड़ी स्थिति चल रही है पंजाब के अंदर और उसके बाद ये आग लगाने के लिए, आग में घी डालने के लिए इस नौटंकीबाज को बाहर लाया गया या तरीके से प्रस्तुत किया गया, बाहर तो अंदर तो था ही नहीं, ये तो बाहर से ही प्रस्तुत करना है, और ये उसके बाद कर रहा है काम पैरेलल। तो आप सारे प्लान्स को समझो, एक तरफ ये हिंदूवाद को भी उठाएगा, एक तरफ ये इसको भी पकड़े लपेटेगा, हिंदूवाद को उठा रहा है, इधर से नेताओं के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है, इसके बाद नेताओं को ये भी दिखा रहा है भी तुम मेरे संगत को वोटर दिखाओ तो तुम्हें टिकटें मिलेंगी और मुझे पैसा चाहिए। और उसके बाद पैरेलल ये मास मूवमेंट पंजाब से सीधा, मतलब मोका मुक्तसर के एरिया से सीधा एनसीआर रीजन में जाती है, मतलब इतनी मास मूवमेंट है और अनट्रेस्ड। दिन में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 4-4, 5-5 घंटे बसों को अंधेरा होने के लिए रोका गया। नॉर्मल डेरे की साइट की बजाय प्राइवेट ढाबों पे अलग अलग इनको खाना खाने के ऑर्डर दिए गए। ये सब कौन दे रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? प्राइवेट ढाबों पे खाना खाने का हुक्म देना या ऑर्डर देना, इससे क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या आप समझ के देखो कितना आसान है इस सारे नेटवर्क के अंदर किसी भी तरह का सामान सप्लाई करना। और आपको लगे भी यार नहीं यार हम तो ज़बरदस्ती की सिचुएशन बना रहे हैं, ऐसी ये ज़बरदस्ती की सिचुएशन नहीं है। इसलिए क्योंकि इस दौर में 3 लोगों की हत्या हुई है और वो 3 लोग कौन है ये आपको समझना ज़रूरी है। पहला है अजीत, ये पिछली बार जब यूपी वाला आया था तो एक शख्स था पटियाला का, अशोक मसाले के नाम से मशहूर है। ये शख्स की अचानक मौत हो जाती है एक होटल के अंदर सुबह 4 बजे, और ये दिखाया गया, जो जानकारी मिली भी मौत हो जाती है, लेकिन जानकारी ये भी थी भी ये मौत संदिग्ध थी, क्योंकि जब इसकी मौत हुई तो सुबह 4 बजे ही कुछ लोगों को बुलाया गया और उसकी डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया और आनन फानन में इसका अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार के जस्ट बाद उसकी पूरी फैमिली को यूपी बुला लिया गया, रिश्तेदारों समेत बरनावा बुला लिया गया। तो ये एक, और अशोक मसाले कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। अशोक मसाले की बेटी डेरा प्रबंधन समिति की एक मुख्य सदस्य रह चुकी है और अशोक मसाले का बेटा डेरे की परचेज कमेटी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर है, जो राकेश दिड़बा के साथ दिन में 8-10 घंटे बिताने वाला शख्स है। तो अशोक मसाले की मौत कोई मतलब कोई आम शख्स नहीं था, तो उसकी और संदिग्ध होना वो मौत एक बड़ा सवालिया निशान थी, तब जब वो अकेला था, अपने परिवार के साथ नहीं था। दूसरी मौत थी सतब्रह्मचारी अजीत सांगवान की, जिसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के ऊपर जयपुर के पास मिलती है, जबकि वो थोड़े दिन पहले यूपी गया और यूपी में उसका डेरे के प्रबंधक समिति से झगड़ा हुआ, जहां पे उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसको वहां से निकाल दिया गया। और उसके बाद जबकि उसकी ड्यूटी सेवा में मुंबई डेरे के खपोली डेरे में थी, तो वो राजस्थान जयपुर में करके आ रहा था। तो राजस्थान जयपुर के रेलवे ट्रैक पे वो डेड बॉडी मिलने का मतलब क्या है?
और जितनी जानकारी हमारे पास है या संगत जो भी पुराने लोग हैं जिनसे जानकारी जुटाई है, तो अजीत सांगवान पिताजी की सुरक्षा घेरे में जो फर्स्ट सर्कल की सिक्योरिटी थी उसका एक इम्पोर्टेंट सदस्य था अजीत सांगवान। तो वो भी कोई एक आम शख्स नहीं था या आम सेवादार या सतब्रह्मचारी नहीं था जो खेतों में काम करने वाला था। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोड ब्लास्ट के मेन एक्यूज्ड अमरीक सिंह का बहुत क्लोज था वो। तो दूसरी हत्या ये संदिग्ध है। तीसरी अभी 3 दिन पहले डेरा के हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की हत्या हुई है और इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पायल, और ये सिरसा के कल्याण नगर के पास उसकी डेड बॉडी एक एक्सीडेंटल गाड़ी में मिली। पोस्टमार्टम के बाद ये पाया गया भी ये हत्या है, एक्सीडेंट से 2 घंटे पहले इसकी हत्या हुई है। और उसकी मदर का ये कहना है कि वो नाइट ड्यूटी पे हॉस्पिटल में आई थी। उसके फ़ोन कॉल पे उसने बताया कि नाइट ड्यूटी पे वो हॉस्पिटल में थी। तो नाइट ड्यूटी पे जब वो हॉस्पिटल आई तो उसकी हत्या के बाद उसकी गाड़ी को कल्याण नगर के पास पुराने डेरे के पास मस्ताना धाम के पास किसने पलटाया, और उसके बाद उसकी गाड़ी में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी से पोस्टमार्टम से पता चलता है भी इसकी सिर पे चोट लगने से मौत हुई है और ये चोट एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले लगी है। उसके हस्बैंड को खरोंच भी नहीं आती, जो कहा जाता है उसकी गाड़ी में बराबर बैठा था, तो संभव है वो गाड़ी में था ही नहीं। तो इतना फुल प्रूफ प्लान के साथ ये सब कुछ होता है। और जबकि डेरे की सारे मेन मेंबर्स उस दिन थानों में खड़े मिलते हैं कि भाई इस केस में, और अचानक से क्राइम साइट के ऊपर उसकी लड़की की फैमिली डेरे की मैनेजमेंट को, हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने लगती है और सारा दोष एक ऐसे लड़के पर डालती है। एक तो उसके हस्बैंड पर डालती है, उसके बाद ऐसे लड़कों पे भी दोष डालने लगती है जो पहले से ही मैनेजमेंट के खिलाफ किसी केस में खड़े हैं। तो ये कोई सिंपल काम नहीं है और इस सबके पीछे एक नेटवर्क काम कर रहा है जिसमें ड्रग्स की तस्करी, नशे की तस्करी का बहुत बड़ा रोल पुलिस जांच में दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कितनी चीज़ सामने लाएगी, कितनी दबाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में और ऐसे में बीच में कनेक्शन जो है वो गर्ल्स स्कूल की टीचर्स का, स्कूल के कोचेस का और उनकी फैमिलीज़ का, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आई हैं पुलिस जांच में, और कुछ लोग फरार भी हैं। अब आप सोचिए भी जब डेरे हेडक्वार्टर्स में सब कुछ चल रहा है और डेरे के मेन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और पिछले 2-3 महीने में, और ऐसे में इतनी मास मूवमेंट ये सब कुछ है, तो ये सब नौटंकी है क्या? क्या इसके पीछे कोई क्रिमिनल सिंडिकेट नहीं है? क्या हम कह सकते हैं भी सब कुछ क्लीन मेंटालिटी के साथ ही हो रहा है? क्या वास्तव में सफाई अभियान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सफाई करना था? पिताजी के यहाँ तक हुक्म है भी सफाई अभियान पे सफाई करने जाओ तो आपने घूमने भी नहीं जाना है, और यहाँ तो पूरा नेताओं को बुला के उनकी चापलूसियाँ करके सब कुछ करके क्या हो रहा है? एक शक्ति प्रदर्शन है पैरेलल। कौन डिसाइड कर रहा है अभी मुक्तसर की, मोगा की संगत को रोहतक, झज्जर, भिवानी के एरिया के गाँव में जाना है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? किसने लिखा है स्क्रिप्ट? जब डेरा तो इससे कुछ कर ही नहीं रहा था, यूपी वाले का कोई रोल नहीं था, तो फिर ये मुक्तसर मोगा की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? अभी तुम्हें झज्जर में ही जाना है। जब हरियाणा की संगत ये रिवार्ड दे रही थी तो पंजाब वाले अलग देते थे, हिमाचल वाले अलग देते, राजस्थान वाले अलग देते, दिल्ली वाले अलग। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ तो सरकारें ही अलग हैं, वहाँ सारे कोई कहीं पे भाजपा की सरकार नहीं है, और दिल्ली एमसीडी में तो वैसे ही अभी खींचतान मची हुई है उसको लेके, मेयर चेयरमैन को लेके। तो क्या है कि ये सबके बीच आपको समझ में आए भी क्या इसके पीछे आप अपने आप कड़ियाँ जोड़िए। कितना आसान काम है किसी क्रिमिनल मूवमेंट को अंजाम देना बिना पुलिस की निगाह में आए, बिना कुछ किए। तो ऐसे में मीडिया में कौन चिल्लाया? क्या डेरे की तरफ से प्रवक्ता आया मीडिया में बोलने? नहीं ना आया। तो कौन आया? वही नमूने जो अपने आप को तीस मार खां समझ रहे हैं यूपी वाले की चापलूसी करके। उसके बाद मीडिया के माइक्स लगा लगा कौन बोल रहा है? और अभी याद हो दिलावर था एक, आपने देखा हो भंडारे के अंदर दिलावर एक शख्स था जो भंडारा होस्ट करता या रूबरू नाइट में काफ़ी एक्टिव रहता था। अब उसका डेरे में सिर्फ इतना ही रोल था कि वो फिल्मों वाले काम में और फिल्मों में कास्टिंग करना या किसी की एक्टिंग चेक करना, डांस सिखाना या सीखना, जो भी करना, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा काम करता था और उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। लेकिन अचानक से 25 अगस्त से 2 दिन पहले उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। 25 अगस्त से 2 दिन पहले अचानक से राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया के बड़े सारे माइक देख के चौड़ा होकर फटाफट बोलने लगा। और 2 दिन बाद पता चला दंगा हो गया और सबसे पहले वही भागा। और उसके बाद इतनी जब वो पकड़ा गया, सरेंडर उसने किया, तो पुलिस में बहुत ज़्यादा पिटाई उसकी हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो भागा था और इस सब में मुख्य आरोपी था और आज भी वो पेशियाँ भुगत रहा है। जबकि उसे पता है, सबको पता है कि 2 दिन पहले तक 25 अगस्त से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाना, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्मों पॉइंट, उसका घंटा कोई रोल नहीं था कहीं पे।
लेकिन क्या है कि 2 दिन पहले बना दिया उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो इस बार जो मैदान में उतरे सफाई अभियान में, आपने एक मास मूवमेंट को अंजाम दिया बिना, आपको क्या लगता है, जब डेरा किसी इवेंट का प्रोग्राम का कोई भी बंदा जब अपना इवेंट प्लान करता है इतने बड़े स्केल पे, क्या उसे ये चीज़ नहीं देखनी होती कि मेरे इवेंट के आड़ में कोई आपराधिक साजिश ना पनप जाए? तो क्या इन चीज़ों की ड्यूटियां नहीं लगती? आपकी जानकारी में संगत में नहीं लगती होंगी, लेकिन डेरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सैकड़ों लोगों की ड्यूटियां लगती थी इस काम में भी, कि इसकी मूवमेंट के आड़ में कोई आपराधिक साजिश ना घटे। इसके लिए भी सीक्रेट लेवल पे पुलिस, सीक्रेट सर्विस, बहुत सारे लोगों की मदद ली जाती थी ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे। इतना आसान नहीं होता था किसी सफाई अभियान को 4 लाख लोगों को एक शहर में ले जाके उसके साथ सफाई कर देना। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन सब चीज़ों को लेके। ये तो सही सारी क्रिमिनल मेंटालिटी ये सब कुछ चल रहा है। अब दूसरी तरफ आओ, अब ये सब कुछ हो गया, अब इस सब में क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा, तो जब अगर भगवान ना करे कोई ऐसी घटना घटे और जिसके बाद आप इंक्वायरी के अंदर आप सबको लाइन में लगना पड़े। अब दूसरे पे आओ, होने के बाद क्या हुआ या होते समय क्या हुआ। ये तो चला एक आपराधिक मसला, उधर से नेताओं वाला चला, इधर से था कि हजूर पिताजी के चरित्र को भी बिगाड़ना है। अब क्या है कि सबको मालूम है कि बहनों के लिए सलवार सूट ग्रीनेस के लिए पहने जाते हैं, और टी शर्ट लोअर भी उन बहनों को अलाउ किया था पिताजी ने जो विदेशों में ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सलवार सूट का चलन बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ लोग शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने अर्ज की थी कुछ लड़कियों ने, बहनों ने, कि जी हमारे यहाँ चलन ही नहीं है और बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग सलवार सूट पहन लें तो भी, क्या हम टी शर्ट लोअर पहन सकते हैं? तो उस एरिया में पिताजी ने टी शर्ट लोअर पहनने की ग्रीनेस के सेवादार बहनों को परमिशन दी थी और कहीं नहीं दी थी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब गुड़गांव में सफाई अभियान किया था इसने पिछले साल हनीप्रीत ने, तो वहाँ भी इसने सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन यहाँ इसको टी शर्ट लोअर पहनना था। क्यों? इसको अमर्यादित ढंग से, मतलब ये दिखाना है। वो समझदार को इशारा काफ़ी, वो क्या दिखाना था उसे और क्या उसने दिखाया और क्या उसने हरकतें की हैं। जबकि उसके बराबर 2 बहनें खड़ी हैं, वो बिल्कुल डिसेंट तरीके से खड़ी हैं, उन्होंने सलवार कमीज पहना है और इसको क्या है टी शर्ट लोअर क्या है, जैसे सलवार सूट। जब पिछले साल सफाई अभियान में सलवार सूट, इसको पता नहीं है समाज की मर्यादा क्या है, लेकिन क्यों इसको अपना अवैध चरित्र या घटिया चरित्र हजूर पिताजी के साथ जोड़ना है, और इसलिए इसने इस तरह के कपड़े पहने। और बहुत लोगों ने बात उठाई है, किसने नहीं उठाई माल आप कह नहीं सकते किसी ने ना उठाई हो। इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इतना सब कुछ मीडिया में चला है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है सब चीज़ों को लेके। तो अब आपको लगे भी ये ऐसे ही हो रहा है, नहीं, ये सब कुछ एक प्लान के तहत भी है। इधर से पिताजी का चरित्र भी खराब करना है, और दूसरा क्योंकि ये यूपी वाला नौटंकी जो भी है ये वैसे ही बहुत चरित्रहीन आदमी है। आप इसकी कोई भी हरकतें देखें अहंकारी है, क्योंकि ये पैदाइशी लीडर नहीं है, खानदानी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठ के आया है। तो इसको किसी भी चीज़ की मर्यादा या उसकी थॉट प्रोसेस के मायने पता नहीं है। इसको ऐसा लगता है पता नहीं मैं कितना सुंदर आदमी हूँ, कितना शेर हूँ, जबकि असलियत में कितना बदसूरत होगा पता नहीं। लेकिन वैसे तो हरकतें दिखा देती हैं, क्योंकि खूबसूरती इंसान की उसके स्वाभिमान से भी होती है, उसके कर्मों से भी होती है, उसकी बोलबानी से भी होती है। और जबकि ये तीनों में ही बेवकूफ़ है और कमीनेपन पे, जैसे कि जो इतना बड़ा पाप कर रहा है, इतने घटिया दर्जे पे उतर आया, तो उसके लिए तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो। और जो लोग करीब हैं वहाँ यूपी में, वो देखते हैं भी किस तरह की हरकतें ये फिजिकल तौर पे भी हनीप्रीत के साथ करता रहता है, और जिसका प्रभाव हम सतब्रह्मचारी बहनों के और भाइयों के लाइफ में दिख रहा है। और वो अक्सर बोलते हैं भी यार ये पिताजी इस तरह की हरकतें क्यों करने लगे, जबकि वो ये नहीं मानते भी ये नकली है, लेकिन वो ये बात बोलते हैं। हालांकि आज मेरे पास कुछ पत्रकारों के भी कॉल आए, वो बोलते भी यार ये बंदा लग तो नहीं रहा है भी तुम्हारा बाबा, भी तुम लगता है तुम ठीक बोल रहे हो, इसकी तो आंखें अजीब सी हैं। एक तस्वीर किसी ने वायरल की है इसकी, स्क्रीनशॉट लेके भी, कैसे जैसे अफीम खाए बंदे की आंखें चढ़ी हो ना, मीठा खाने, अफीम खा के मीठा खा बैठा हो उस तरह से, तो उस तरह की आंखें चढ़ी हुई हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसे में इनको दूसरा दुख लग गया, गम पकड़ लिया, भैया इतना बड़ा सफाई अभियान किया, नेशनल मीडिया ने खबर नहीं उठाई, तो भड़क गया बेचारा। आज बोला मेरी खबर नहीं उठी, और इतना भड़क गया अभी ये होता है वो होता है फलाना ढिंगड़ा। अब लगा हुआ है कोसने कि मेरी खबर उठाओ खबर उठाओ खबर उठाओ। उसको ये नहीं पता जो तो कर रहा है उसके एक प्लान के साथ 4 प्लान और चल रहे हैं, और ये चारों प्लान में जो सबको दाना डालने वाला इनके PhD हैं PR नैन, हनीप्रीत और राकेश जड़बा,
ये 3 लोग जो हैं खास तौर पे, बाकी तो सारे नीचे चल ही रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग मेन हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट राकेश दिड़वा, जो आज इस समय रहस्यमय तरीके से गायब है। वो क्या कर रहा है सबको मालूम है कि डेरे के अंदर सारी मास जो भी काम होगा राकेश दिड़वा की मर्जी के बगैर नहीं होगा, और वो कहाँ पे है और किधर है पता नहीं। लेकिन इस सब चीज़ में एक चीज़ और देखिए, यूपी वाला ये एक सफाई दे रहा है भी यार पैसे मत मांगो सेवा के नाम पे। इसको पता है क्योंकि 45 मेंबर बिना कमीशन के काम नहीं करते, मतलब धक्के से खुद के को ऐसा करोड़ों मिल जाएं अरबों मिल जाएं तो भी कम है, खुद लगा हुआ है करोड़ों मांगने। इसके चेले लगे हुए हैं जी पिताजी की बेल करानी है, सीधा ओपन बोलते हैं पिताजी की बेल करानी है, जज को पैसे खिलाने हैं पैसे दो जी, वकील को पैसे खिलाने हैं करोड़ों रुपया पैसा दो जी, सीधा ओपन तौर पे ये बात बोल रहे हैं। अब सोचो भी ये औकात है और जजों की जो बना दी गई है नाम चर्चाओं में, जो नाम चर्चाओं में जाके 45 मेंबर बोलते हैं भी हाई कोर्ट के जजों को पैसे देने हैं, बेल करानी है, बिना पैसे होगी नहीं, और मोटा पैसा मांगते हैं कितना सैकड़ों करोड़ में। तो इस लेवल की जब डिस्कशन नाम चर्चाओं में है और उसके बाद सरकार का मुंह भरना है, मतलब क्या है अल्टीमेटली क्या है, खुद तो तेरे को भैया खाने को इतना कुछ चाहिए, दूसरों को तो उपदेश दे रहा है कि भैया अपने पैसे से दाल रोटी खरीद के खाओ। और अब प्रैक्टिकली देखो, जो लोग एक खटारा बस लेके पुरानी बसें लेके 500 किलोमीटर बस में ट्रैवल करके एक कॉल पे इतने शॉर्ट नोटिस पे वर्किंग डे पे सफाई अभियान पे गए, तुम उनके लिए चाय दूध खाने की व्यवस्था नहीं कर सके और उनको कह रहे हो कि 200 रुपये की दाल खरीदो या दाल रोटी, कम से कम 200-250 रुपये से कम आप प्राइवेट ढाबे पे, जो वो ढाबे बने हुए हैं 200-250 से कम एक देसी से देसी ढाबे पे आदमी खाना नहीं खा सकता इससे कम में। और एवरेज अगर आप बढ़िया ढाबे पे, क्योंकि बढ़िया ढाबों पे भी बसें रुकी होंगी, तो बढ़िया ढाबों पे जाओगे तो 400-500 रुपये में एक आदमी ढंग से खाना खाता है। और गाँव का क्योंकि लोग मेहनती होते हैं तो उनकी खुराक भी ज़्यादा होती है, और वहाँ तो 25-25 रुपये में एक रोटी मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगाओ भी क्या हालत हो गई। अगर नहीं कुछ करना था तो उनको बोल ही देते कि भैया तुम अपना लंगर बनाने का सामान साथ ले जाना, यहाँ पे 4 एकड़ ज़मीन खाली है, खुद बना के खा लेना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्राइवेट ढाबों पे खिलाना था, तो क्या पता कौन सा सामान कैसे सप्लाई हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ों को सोचिए। अब इस सब के बाद हाइब्रिड पत्रकार, ये हाइब्रिड पत्रकार कैसे हैं, जो खुद के ही हैं। आपने सुना होगा 2-3 पत्रकारों के या मीडिया वाले जो चैनल्स हैं उनके नाम भी लिए होंगे सवाल जवाब में। यूट्यूब पे सवाल आया और इतनी स्पीड से आए कि 5-7 ही पढ़ पाए, क्योंकि यूट्यूब डिलीट थोड़ा ही कर रहा था सवाल। तो चलो जो सवाल जिसके पूछे गए पता लगा भी वो पूछने वाले लोग पुराने डेरे के पास एक कल्याण नगर कॉलोनी है, यहीं के रहने वाले हैं। जिनको ये पत्रकार बना के सवाल पूछ रहे थे वो बेचारे कल्याण नगर के रहने वाले हैं, और दूसरे शहरों के नाम ले लेके उनके सवाल पूछवा दिए। और सवालों में भी चापलूसी, सवाल ये नहीं है कि सवाल ढंग से पूछ लें, सवालों में भी चापलूसी है। और चलिए ये सब कुछ चल रहा है और इस सब में आप सोचिए क्या कुछ होगा। और अब कल, क्योंकि इधर सब कुछ करने के बाद अब क्या बोल रहे हैं जी, कल भंडारा है। अब भंडारा है तो बोला भी हर एक गांव से एक बस भर के आनी चाहिए। भैया यहाँ तुम्हारे पास रोटी खिलाने के लिए जगह नहीं है, रोटी तुम देने को तैयार नहीं हो, चाय ढंग से देने को तैयार नहीं हो, बाहर तुम स्टॉल की लाइन लगाए बैठे हो, वो भी किराया ले लेके लोगों से भी इतने स्टॉल लगाने देंगे। ये हालात तुम्हारे हैं पैसा लूटने के, लंगर ढंग से खिला नहीं सकते और तुम कह रहे हो गांव से बस भर के लाओ। क्यों भी, अब अलग अलग तो दिखा दिए, अब हम डेरे में इकट्ठा करके बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि नेताओं को ये लगे भी हाँ अभी हम जिंदा हैं। लेकिन क्या कि कोई खबर नहीं उठा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर्स हैं ये थोड़ी बहुत खबर उठा रहे हैं, लेकिन वो भी नेगेटिव खबर उठा रहे हैं, एक्चुअल खबर जो इनको चलवानी है वो नहीं उठा रहे। तो पॉसिबली हो सकता है जो मीडिया का दलाल है वो भाग गया। और उसके बाद हालत ये है भी डेरा को ऑफिशियली ऐड देना पड़ रहा है। अभी एक स्क्रीनशॉट में डालूंगा आपको, डेरे की तरफ से फेसबुक पे ऑफिशियल ऐड लगाई गई है भी हमने देखो जी कितना बड़ा सफाई बयान किया है, हमारे पक्ष में कोई ट्वीट करो, हमारी मदद करो ट्वीट करके। ये बात डेरे के ऑफिशियल फेसबुक पेज से लोगों से मदद मांगी जा रही है कि हमारा ट्वीट करके हमारी मदद करो। क्यों भी IT विंग तुम्हारा मर गया, अब MSG IT विंग कहाँ गया वो जो तुमने बनाया था भी, क्या सांप सूंघ गया उनको भी, क्या हुआ उनको, क्यों अब क्यों ट्रेंडिंग में नहीं ला पाए? तुमने तो बहुत सारे लोग जोड़ लिए थे। असलियत क्या है कि 15 से 20 साल के बच्चों को तुमने जोड़ लिया जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है डेरे के पूरे तौर तरीकों का। जबकि जो बड़ी उम्र के थे, थोड़े समझदार थे, वो सारे पीछे हट गए भी। ये सब गंद खाना बकवास जो भी चल रहा है भी, सब में वो भागीदार नहीं बनेंगे।
अभी सबके बीच अभी ये आपको भंडारे पे कहेंगे जी हाँ लाख बंदा मुश्किल से 40-50 हज़ार पहुंचेगा, लेकिन अभी देखना ये 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ तो बना ही देंगे उसके अंदर। आगे आगे कहेंगे लो जी 7-7 फुट पे बैठ जाओ, पीछे दिखाएंगे रश और फिर ऊपर से ड्रोन घुमा के देखो जी कितनी पब्लिक आई है। तो ये नौटंकी है और कुछ नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन खैर इस सब में आपको सावधान समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेज पे ये आपके लिए खतरनाक होगा जो लोग इसमें खास तौर पे शामिल हैं। अब जो ये नए नए दिलावर बन के उतरे हैं या डॉक्टर आदित्य जैसे कपड़े पहन के भाषण मीडिया में देने उतरे हैं, तो भैया जब दिमाग लगा लिया करो, नहीं है तो आसपास किसी से पूछ लिया करो, या दिलावर जैसों से ही पूछ लो जिन्होंने झेला है, और किसी से नहीं पूछना है तो उन्हीं से पूछ लो। अभी भी क्या उसके गर्दन पे गोडा रख के लाया, भी कल का प्रोग्राम है, चिल्ला थोड़ा गाने गुने गवा, जोश जोश दिला पब्लिक को, तो वो एक फंक्शन पे उसको बुलाते हैं। आप खुद सोचो, जिस चीज़ से डेरा अवॉइड कर रहा है, अपनी पहचान नहीं बना रहा है, उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो अभी भी क्या बोल रहे जी। एक तरफ खबर चलाई नेताओं की डिमांड थी जी, इनकी डिमांड थी, उसकी डिमांड पे चलाया गया, इसकी डिमांड पे चलाया गया, अपने ऊपर ले क्यों नहीं रहे भी हमने चलाया। ये तो कोई नहीं ले रहा है भी हमने चलाया जी, ऐसा कोई कह रहा है नहीं, लेकिन चल रहा है। तो खैर अब बहन वीरपाल कौर हमारे साथ हैं, पंजाबी के कुछ लोग हैं, पंजाब के लोग हैं और थोड़ा पंजाबी भाषा में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो बहन वीरपाल कौर कुछ समय के लिए हमारे साथ हैं, तो आप उन्हें सुने जी। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, कल 25 जनवरी है, कुल मालक शहनशाह दे शहनशाह सच्चे सतगुर शाह सतनाम सिंह जी महाराज का पवित्र अवतार दिवस है। ते पवित्र अवतार दिवस की पूर्व संध्या ते प्यारे गुरु पिता जी ते सारी सृष्टि नूं लख लख वधाई होवे। ते गुरु पिता जी दे पवित्र चरनां च अरदास भी है कि सतगुर डेरे दे अंदर जो इन्नी वड्डी बुराई दा पहाड़ खड़ा हो गया, उहनूं चकनाचूर करके बुराई दा खात्मा करो, सच दा डंका वजाओ ते इस लंबी जुदाई नूं खत्म करो। हे प्यारे सतगुर जी, साडे तो हुण इह जुदाई सहन नहीं हो रही, आप जी अपनी अपार दया में रहमत करो ते जल्दी दर्श दीदार दिओ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी ना एक वचन करदे हुंदे सी कि घोर कलयुग दा जिहड़ा समा चल रहा, ते इस घोर कलयुग दे समय दे विच सच नूं झूठ ते झूठ नूं सच दा जामा पहना दिता जांदा है। ते ये गुरु पिता जी दे वचन अपने सामने पूरे हो रहे हैं भी किवें सच नूं तां झूठ बना दिता गया। गुरु पिता जी सच सी, सच है ते सच रहणगे, ते किवें दुनिया ने गुरु असली गुरु पिता जी तां किवें उन्हां ते दोष लगा लगा के ते की कुछ करके उन्हां नूं तां झूठा बना दिता गया। ते एक जिहड़ा झूठा इंसान गुरु पिता जी दा रूप धारण करके आ गया, ते किवें दुनिया नूं दिखाया जा रहा है भी यही सच है। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड। गुरु पिता जी दे मुखारबिंद तो जो भी वचन निकले वो सारे दे सारे एज इट इज उवें पूरे हो रहे हैं, ते बाकी कुछ अगले समय च पूरे हो जाणगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां जो हुण ताजा सारा घटनाक्रम देख रहे हैं, सचमुच यकीन मनो ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, बहुत वड्डियां ते गहरियां साजिशां चल रही। संगत पता नहीं क्यों जानबुझ के जां तां समझना नहीं चाहती, ते जां फिर इन्नी अनजान है कि उन्हां नूं इन्हां दीयां जिहड़ियां इह साजिशां जां षडयंत्र समझ नहीं लगदे, जां फिर जिहड़ा कैमिकल वाला प्रसाद खा लिया उन्हां दे विच जिहड़ा इहो जिहा कुछ कैमिकल पा के दिता गया कि जां ऐसी कोई तांत्रिक विद्या जिहड़ी ओह पढ़ के दिता गया, जिहदे करके जिहड़ा संगत दा जो दिमाग आ पूरी तरह माइंड है वॉश कर दिता गया। संगत नूं एक तरह बिल्कुल पागल बना दिता गया, चाहे वह अपने आप नूं बड़ा समझदार ते हुशियार समझदी है, पर नहीं, जिस तरीके नाल सारे जिहड़े षडयंत्र चल रहे हैं उस तो पता लगता है भी जिहड़ी संगत है वो बिल्कुल ही जिहड़ा हैगा इन्हां दीयां चालां नूं, इन्हां दे षडयंत्र नूं, इन्हां दे जो इन्नियां ये खेडां खेडी जा रहे हैं उन्हां नूं समझ नहीं रही है। जिहड़ा सफाई अभियान होया, देखो किवें रातों रात इन्हां ने प्लान बना लिया। शनिवार दी रात नूं मीटिंगां हुंदियां ते भी रात नूं इन्हां नूं परमिशन किहने दित्ती पूरे हरियाणे दी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 5-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾਈ ਨੇ satsang ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਲਪੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਪੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡੇਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਫੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾਈ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਲਾਪਨ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਵਨ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ। ਜਿਸ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
हद हो गई। सिर्फ 5 साल दे विच 5 साल दे विच साध संगत अपने ते होए सारे अत्याचार भुल गई, अपने गुरु ते होए अत्याचार भुल गई। शर्म ना मर जाए सारी साध संगत जिहड़ी कल सफाइयां करदी फिरदी सी, गंद चकदी फिरदी सी, लीडरां दी चमचागिरी करदी फिरदी सीगी, वो भी बीजेपी दे लीडरां दी। उन्हां लीडरां ने जिहड़े सिन्हां ने साडे गुरु नाल धोखा कीता, असली गुरु पिता जी दे मत्थे ते एडा वड्डा कलंक लगा दिता गया। ये कलंक सदा वास्ते रखना चाहुंदे आ गुरु प्यारी साध संगत जी। ये चाहुंदे आ जिहड़ा गुरु पिता जी दे मत्थे ते कलंक लग्या ये सदा वास्ते रवे, ताकि गुरु साडा गुलाम बन के रवे। पर ये नहीं पता वो कुल मालक है, वो तो इहो जिहा उडना शेर आ, वो तुहाडे आए हत्थ आउण वाला नहीं है। क्योंकि गुरु पिता जी कहते होंगे सी स्टेज ते, ये अज नहीं है भी असी कह रहे हैं, गुरु पिता जी खुद कहते होंगे सी भी चल अपने गुरु नूं गुरु नहीं तो बंदा ही समझ लो। इसका मतलब तुसी गुरु पिता जी नूं बंदा भी नहीं समझते सी, इसे करके गुरु पिता जी नूं स्टेज तो ही वचन करने पैंदे सी ना। अज चलो मन्निया भी जिहड़े लीडर हुंदे आ किसी भी पार्टी दे, वो तो बशर्म हुंदे ही हुंदे आ, उन्हां दा अपणियां वोटां तक मतलब है, उन्हां तो उपरों हुक्म हुंदा है भी भाई तुसी जाओ इन्हां च ते दोबारा वोटां लाओ। पर शर्म ना मरो संगत, की तुहानूं ऐ नहीं शर्म आउंदी भी 2014 दे विच सरकार बनाई की नहीं? आ खास करके हरियाणा दी संगत जिहड़े हरियाणा दे बीजेपी दे वर्कर सी, तां घरां च बैठ गए सी ते अपनी संगत 10-10 15-15 भैणां ते 10-10 15-15 22 20 25-25 जाके ते गलियां च ढोल लैके नच-नच के ते लोकां दे घरां दे विच बीजेपी वास्ते वोटां मंगणा सी। जिहदा रिजल्ट की निकलिया? तुसीं सेंटर दीयां सरकारां बनाईयां, तुसीं साथ दी हरियाणा दी स्टेट सरकार बनाई ते फिर रिजल्ट की निकलिया? ते हुण फिर कि हरियाणा की सरकार जिहड़ी हैगी आ इहदी डिमांड सी जी, हरियाणा की सरकार की डिमांड सी, हरियाणा की साध संगत की डिमांड सी, इसे करके सफाई अभियान रखिया। तो फिर हरियाणा वाले कर लेंदे कल्ले बई। हरियाणे की एडी संगत थोड़ी है कि हरियाणे की संगत आपदा हर जिहड़ा सत्संगी सी आपदा शहर आपदा पिंड कर लेंदा। क्यों तुसीं पंजाब वाले बुलाए, क्यों हरियाणे वाले बुलाए? पंजाब वाले क्यों बुलाए गए सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ढाबिਆਂ ते क्यों गड्डियां रातां नूं खड़ियां? जदों तुसीं कहता 5 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ सफाई अभियान खत्म हो गया, ਇਹਦਾ मतलब 10 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ अभियान शुरू होया ਤਾਂ 3 ਵਜੇ हर हालत 'ਚ खत्म हो जाना चाहिए। ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ सफाई अभियान खत्म हो गया, 4 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿਨ ਖਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ 9 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਹਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ। गुरु प्यारी साध संगत जी ये कोई छोटियां गल्लां नहीं है, ये बहुत वड्डियां गल्लां है। और इहदे नाल जिहड़ियां घटनावां घटणगीਆਂ, जो भी कल माल सप्लाई होया ये माल किसान दा आउण वाले समय दे विच पंजाब दे विच की रिजल्ट निकलणगे इस सफाई अभियान दी। ते मुड़ के जदों पता लगूगा भी इन्हां दीयां तारां प्रेमियां नाल जुड़दियां आ मौड़ बंब कांड दी तरह, ते मुड़ के फिर उस तो बाद जदों तारां जुड़ गईयां इन्हां नाल जां जिहड़े पहलां आपां देखिआ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दे विच जदों तारां जुड़ गईयां प्रेमियां दे नाल, ते फिर जाके ओ गुरु पिता जी ते भी सारा कुछ पै जांदा दुबारा। ये चाहुंदे आ कि हमेशा जिहड़ा गुरु पिता जी दे केस ते केस पैंदे रहन, उन्हां ते जिहड़े कोई भी केस आ जिहड़े उन्हां दा कोई सिरा सराहना लगे ही ना। इसे करके एडी बेशर्म संगत है, कोई भी संगत दा एक बंदा भी खड़ा होकर यूपी वाले नूं आए नहीं कहंदा भाई जिहड़े तुहाडे ते लगे होए कलंक है वो क्यों नहीं उतारदे तुसीं? ਅਸੀਂ दुनिया दे विच कलंक लैके ਅਸੀਂ नहीं जिउ सकदे। चल हो सकदा तैनूं फर्क ना पैंदा होवे क्योंकि वो बोली जा रहा माइक च, कहदा दुनिया कुछ मर्जी बोली जावे मैनूं तां कोई फर्क नहीं पैंदा। हो सकदा तैनूं फर्क नहीं पैंदा होवे, पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ सानूं साडी जिंदगी तां हराम होई पई है ना इत्थे जिउणा। पंजी दुखी दे बंदे ਜਿਹੜੇ ਉਹ गली च बाहर नहीं निकल दिंदे, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ आ ਚੱਲੇ बलात्कारी दे चले, ਅਸੀਂ ਤਾਂ लॉक टपा के बाहर नहीं ना निकल सकदे। घट्टो घट्ट तुसीं आपदे वास्ते अर्ज करो, क्यों नहीं कोई सत्संगी दी अणख जागदी? इन्ना बेशर्मी का टोला इकट्ठा हो गया, इन्ना बेशर्मी का टोला हो गया। कहते जिस कौम दे विचों अणख मर जाती है वो कौम ज्यादा समय जिंदा नहीं रहिंदी। गुरु प्यारी साध संगत जी इसे करके अणख ते गैरत गुरु पिता जी कहते हुंदे सी। अणख ते गैरत का जिंदा होना कौम नूं जिंदा रखदा है। कहते हुंदे सी ना भी खून है, जिहड़ा खून खौले ने खून की, जिहड़ा सच्चाई लई खून खुले उही खून हुंदा। ते थोड़ा सच्चाई वास्ते खून ही नहीं खौलदा। पंजाब दे विच बाइबल कलां दे विच सिर्फ 2 सिख मरे आ, पिछले 7 सालों तो धरना चली जा रहा है। ते साडे इत्थे 42 तो सरकारी रिकॉर्ड दे विच
पंचकूले ते 7-8 है 60 सी घट्टो घट्टो घट 52-53 बंदे जेडे है सरकारी रिकॉर्ड च मरे है ते अनऑफिशियली बिना सरकारी रिकॉर्ड तो 400-500 बंदा मरिया अपना पंचकूले। हजारां दी गिनती दे विच फट्टड़ होए आ। फिर भी गुरु प्यारी साध संगत जी असी एडे बेशर्म लोग असी अपने अपनी संगत दे लई या अपने गुरु दे लई इंसाफ दा की मंगना सी, इंसाफ दा की मंगना सी। असी जाके उन्हां दे गंद चक्कन लग गए उन्हां सरकारां दे कहण ते। इस बरगाड़ी जेड़ा मोर्चा लग्या जां बाइबल करना जेड़ा मोर्चा लग्या जेड़ी उस समय दी सरकार थी, जिस समय दी सरकार दे विच होया अकाली दल बादल दी सरकार दी, एक भी मैंबर नूं इत्थे आपदे धरने ते जां मोर्चे ते आउण नहीं दिंदे। आ जेड़ा हुण लगा ना महाली मोर्चा SGPC दा प्रधान है ते गड्डियां भन्न के वापस करता। ते इत्थे साडे जिस सरकार ने साडे गुरु ते अत्याचार किया, जिस सरकार ने साडी साध संगत ते अत्याचार किया, जिस सरकार ने साडी हथी संगत ते सिद्धियां गोलियां चलाईयां ते उसे सरकार दे जाके अज पैरां च बह के साडे जिम्मेवार थे ते सारी साध संगत उन्हां तो उद्घाटन कराउंदी है। उन्हां लोकां तो मर जो शर्म नाल, मर जो की इतिहास च तुहाडा नाम लिखिया जाऊगा। ਇਹੋ जी बेशर्म साध संगत कई पिता जी कहते सी ना भी जो जी साध संगत सानू मिलिया किसी नूं नहीं मिली अज तक। गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु पिता जी ने सानू जदों जाम पिलाया सी ना साडे अंदरला जो डर सी गिदड़ सी खत्म किया ते सानू बब्बर शेर बनाया सी। ते गुरु पिता जी कहंदे हुंदे सी हर वार गुरु पिता जी ने पूछना भी बेटा बब्बर शेर दे बच्चे कौन हुंदे आ। असीं सारे एक मत होके जवाब दिंदे सी हथ उपर करके भी बब्बर शेर दे बच्चे बब्बर शेर हुंदे आ। ते फिर अज सारे भेडां बकरियां क्यों बने होए आ। ਉਹ 2 कौडी दी जनानी उत्थे बैठ के जेड़ा ऑर्डर चलाई जांदी है ਉਹ ਉਸੇ ऑर्डर दे हिसाब दे नाल तुसीं चल रहे आ अज। ते पहलां भी तुहाडे उत्थे इन्ना ਉਹਨੇ गंद पवाया पंचकूले इन्ना बंदे मरवाते। एक भी सत्संगी खड़ा होकर यूपी वाले यह नहीं पुछदा भी साडे गुरु पिता जी दे वचन सी भी ਜਿਹੜੀਆਂ फिल्मां 200% सच्चियां जो 200% सच्चियां फिल्मां सानू मुस्कान दसो कौन है जिन्हों तुसीं बेटी बनाया सी ते कौन है जो तुहानू खत्म करना चाहुंदी है। जो तुसीं फिल्मां दे विच इह गाता भी साडी जंग आतंकवाद नाल है ते ओह मुस्कान कह रही है आई एम टेररिस्ट मैं आतंकवादी हां ते तुहाडी जंग तां सीधी मुस्कान नाल है ते फिर तुसीं इहदे बराबर किवें बैठे अज क्यों नहीं पुछदी संगत। जां फिर यूपी वाले च हिम्मत ना मैं पिछली बार भी चैलेंज किया सी आवे फिर किसी भी मीडिया चैनल ते आवे आपदे चैनल ते आ जाए किसी ते फिर देवे फेस वर्सेस वर्डिक्ट दी जेहड़ी टीम दे जवाब देवे हिम्मत है का बुलावे ना भी आ जाओ भाई मैं देना जवाब आ जाओ सारी टीम आ जाए किसी मीडिया चैनल ते ऐ चुप चुप के तुसी की करदे आ तुसी जेड़े थोड़े आप दे खास खास बंदे आ अज मैं हुण मोहित दस रहा ना कल्याण नगर दे पत्रकार बनाते आई कल हरीश छाबड़े दी घरी वाली खड़ी कराती ओ मैं उस दिन जेड़ा पहला लाई होया सी ओदे च कहता भी साध संगत नूं जेड़ी अपनी टीम दे मैंबर सिमरन करदे ते गुरु पिता जी दर्शन दे के उहनूं कह रहे भी इन्हां दा पापियां दा खात्मा जल्दी होण वाला है ते हुण इह सपने सुणाउण लग गईआं खड़े हो के उत्थे उवें सानू तुसीं आउण तो 2 दिन पहला दर्शन दिते जी तुसीं MSc IT विंग दी मीटिंग कीती सीनियर स्टूडेंट दी कीती आओ बस कल्ला MSc IT विंग ही रह गया मीटिंगां करन नूं सुपने च ओही दिसदा होर तां कुछ नहीं दिसदा। गुरु प्यारी साध संगत जी सारा कुछ गुरु पिता जेड़ा शुरू दे वचन जिवें तुहानूं वचन दस्से ना भी एक होर कलयुग दी निशानी है भी सच नूं झूठ ते झूठ नूं सच दा जामा पहना दिता जांदा ते ये सारा कुछ घोर कलयुग दे विच हो रहा है। अखां खोलो थोड़ा बहुता होश दे विच आओ जिस बंदे नूं तुसीं आपदा गुरु समझी जांदे आ ओह अपने गुरु दे पैरां दी चरनां दी धूड़ दे बराबर भी नहीं है। गुरु पिता जी दे चरनां दी धूड़ आगो गुना चंगी है इस बंदे तो ओह गुरु दे चरनां नूं छू रही है कुछ मंग नहीं रही, वो किसी का नुकसान नहीं कर रही।
ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਹ ਵੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵਿਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ? ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। 2-2 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ? ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਪਲਟ ਗਏ ਸੀ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਪ ਵਟਾਏ, ਜੋਗੀਆਂ, ਸਿੰਘ, ਬਾਗ, ਬਹੁਤ ਚਲਿੱਤਰ ਦਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਿੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉਡਣ ਪੰਖੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆਏ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਰੇ ਤੋੜੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਮਰਗਾਨੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਗਾਬੀ, ਪਾਣੀ ਤੈਰਦੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਗ ਹੋਏ ਪੌਣ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ ਵਰਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਨਾਗ ਤੇ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 18 ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੈਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸਰਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਸੇ, ਉਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਸੇ ਉਸ ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲ ਬਦਲਤੇ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 6 ਨੰਬਰ ਕੈਸਟ 'ਚ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਫੇਸ ਵਰਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਨੇ ਚ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਫੇਸ ਵਰਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੇਸ ਵਰਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੜਜੰਤਰ ਜਾਂ ਚਾਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਥ ਵਰਸ ਜਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸ
कंस कृष्ण ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੰਸ ਨੇ कृष्ण ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ कृष्ण ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ कंस ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂੜੀ ਆ ਨਾ, ਰੂੜੀ ਇਹ कंस ਦਾ ਰੂਪ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ कंस ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ कंस ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ कंसाਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਢੰਗ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਧੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी साध संगत जी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, पंजाब वालों को भी, और जागरूक रहिए और प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में भी सब कुछ सही हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा भी, उम्मीद दुआ कीजिए भी कोशिश कुछ ऐसी अनहोनी घटना पंजाब में ना घटे, क्योंकि जब गुड़गांव सफाई अभियान हुआ उसके बाद गुड़गांव में भी हथियार मिलने लगे थे। जब अब सफाई अभियान हुआ और अचानक से आज चंडीगढ़ की कोर्ट में बम होने की सूचना भी मिली, तो उसके बाद सरकार ने, पुलिस ने जो भी है अलर्ट भी जारी किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई सेवा है। सेवा के तरीके से सेवा के अपने मकसद होते हैं, मायने होते हैं। जब ये चीज़ें चापलूसी के लिए हों, जब ये चीज़ें किसी प्लानिंग्स को अंजाम देने के लिए हों, वहाँ आपको जागरूक होना पड़ेगा। वहाँ अपने आप अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर आप ये झंडा दिखा के नहीं बच सकते जी हम तो बड़े बड़े हैं या हमें कुछ पता नहीं था, तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। भंडारा मनाएंगे, जन्मदिन अवतार दिवस मनाएंगे तो आप अपनी खुशी से मनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भी हाँ कि यूपी वाले की चापलूसी करके मनाना है। मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और अगर आप डेरे आते भी हैं तो हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। लेकिन आप अपने तरीके से, आप सोच समझ से अपने हिसाब से आएँ। और ख़ास तौर पे कोई किसी भी तरह का सामान कोई देता है तो हम आपको बार बार बोलते हैं भी उसे सप्लाई ना करें, कि इधर से उधर सामान छोड़ देंगे जी, आपका सामान वहाँ पकड़ा देंगे। तो जो भी सामान लेके जाएं वो प्रॉपर चेक कर लें, अगर बाई चांस कोई है भी, वरना एडम ब्लॉक और 45 मेंबरों के किसी भी बात पे, किसी भी तौर तरीके पे यकीन ना करें। और ठीक है, बाकी कल हम शाम को 6 बजे लाइव रखेंगे, 25 तारीख में कल शाम 6 बजे, जो एक्चुअल भंडारे का टाइम पर हजूर पिताजी रखते थे शाम 6 बजे। और कल के लाइव में हम ख़ास तौर पे पिताजी के कुछ ऐसे अनसुने किस्से, हजूर पिताजी के या परम पिताजी के कुछ किस्से अनसुने जो आपको बताएंगे, ख़ास तौर पे कल ही रखेंगे, क्योंकि आज ये जानकारी सफाई अभियान की और इन सब षड्यंत्रों की देना ज़रूरी था। लेकिन कल ऐसे किस्से आपको समझ आएगा भी हजूर पिताजी किस तरह की शख्सियत है और कैसी सोच है, और कितनी ऊंची सोच है, और कितनी क्या कहते हैं दयालु सोच है। और ये जो कितनी राक्षसी सोच है ये आपको समझ आएगा, जो इसकी यूपी वाले की और इसकी चंडाल चौकड़ी है। तो आप बच के रहिए, संभल के रहिए। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी मिलके साथ संगत प्रार्थना करें। और जैसे पहले सुमन भी करते थे 4:30 से 5 बजे, तो सुमन भी करें, प्रार्थना करें भी हजूर पिताजी जल्दी से जल्द हम सबके बीच हों, सच्चाई सामने आए, अमन शांति हो, भाईचारा हो, सब आपस से प्रेम से रहें, जितनी बुराइयां, ठगी, बेईमानी सब खत्म हो जाए। तो इस प्रार्थना के साथ आपने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक और जानकारी आपको दे दें भी, ये भी सुनने में आया भी यूपी वाला अचानक से अब सरकार की तर्ज पे, जैसे एक वो बागेश्वर धाम वाला मुद्दा मीडिया में काफ़ी गरमाया हुआ है, और संभव है कि वो जो पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, उनके जो धरने को या उनकी न्यूज़ को दबाने के लिए ये वाली न्यूज़ उठाई गई है। लेकिन ये जानकारी मिली है भी यूपी वाला भी जल्दी ही ये हवाला दे के जी मुझे तो परमपिता जी ने आदेश दिया है, और ये हिंदू संस्कृति को बचाने के नाटक के नाम पे नए पखंड परोसना शुरू कर देगा। तो खैर इस चीज़ पे भी कल चर्चा रहेगी, जो धर्मों को लेके पिताजी ने पखंड से कैसे दूर रखा है हमें, और क्या चीज़ एक्चुअल में पखंड है और क्या नहीं है, और सच की खोज क्या होती है, और क्या ये सब दुनिया किस रेस में दौड़ रही है,
और उसके अलावा पिताजी किस तरह से एक संत और एक आम जितने रिद्धि सिद्धि वाले चंडाल चौकड़ी है, ये सब कैसे काम करते हैं और संतों का क्यों इन सबसे भिन्न है, तो ये सारी चीज़ें कल हम खास तौर पे स्पेशल भंडारे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को फिर से एक बार परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक वालिद व जहान शहनशाह जी के अवतार दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाई हो। हजूर पिताजी के चरणों में भी बहुत बहुत बधाई हो। तो आप आखिरी में अरदास में बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।